सोचो, एक पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई से पहले ही देश के लिए लड़ रही थी, एक पार्टी जो 1947 के बाद ऑटोमेटिकली पावर में आ गई। ये पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले 50 साल में कांग्रेस लगभग हर बार सरकार में रही और लोगों के लिए वोट देना एक सेफ चॉइस था। लेकिन आज वही पार्टी नेशनल इलेक्शंस में 40 से 50 सीट्स के आसपास स्ट्रगल करती है। तो सवाल ये है, इतनी पावरफुल पार्टी धीरे धीरे इररेलेवेंट कैसे हो गई? इसका जवाब एक इवेंट में नहीं, बल्कि 1947 से शुरू होने वाली एक लंबी कहानी में छुपा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 1947 के बाद कांग्रेस ऑटोमेटिकली पावर में आ गई और सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन गई। इस पीरियड में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स हुई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, पीएसयू जैसे बेल, आईआईटी और एम्स भी स्टैब्लिश किए गए। फिर आते हैं 1952, 57 एंड 62 के इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस ने एक ह्यूज मेजॉरिटी जीती और ऑपोजिशन काफी वीक रहा। लेकिन इसी टाइम एक पैटर्न शुरू होता है, पावर सेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसीजन मोस्टली टॉप लीडर्स लेते थे और रीजनल लीडर्स का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता गया। यही चीज आगे चलकर पार्टी के डाउनफॉल में भी नजर आती है। और फिर 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। शुरू में लोग उन्हें वीक लीडर मानते थे, लेकिन 1971 के बांग्लादेश वॉर और गरीबी हटाओ कैंपेन के साथ उन्होंने कांग्रेस का पीक इस्टेब्लिश कर दिया। 1971 के इलेक्शंस में उन्हें हिस्टोरिक मैंडेट मिला, लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद 1975 में इमरजेंसी लगता है। सिविल लाइबर्टीज सस्पेंड, प्रेस सेंसरशिप और ओपोजिशन लीडर्स जेल में। इससे कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बहुत हर्ट होती है और 1977 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पहली बार सीवियर डिफीट फेस करती है और जनता पार्टी पावर में आती है। यही कांग्रेस का फर्स्ट मेजर सिग्नल था कि पार्टी अब अपनी अनस्टॉपेबल इमेज खोने लगी है। और फिर आता है 1977 की डिफीट के बाद कांग्रेस की इमेज ऑलरेडी क्रैक हो चुकी थी और लोग पहली बार सीरियसली ऑल्टरनेटिव्स देखने लगे थे। इसी बैकड्रॉप में 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती है और कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है। लेकिन इस बार सिचुएशन पहले जैसी स्मूथ नहीं थी। पंजाब क्राइसिस, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे इश्यूज पार्टी के लिए बड़े चैलेंजेस बन गए। फिर 1984 में एक शॉकिंग मूवमेंट आता है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। शुरुआत में राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया और 1984 के इलेक्शंस में कांग्रेस को रिकॉर्ड मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बोफोर्स स्कैम्स जैसे एलिगेशन कांग्रेस की इमेज को स्कैंडल प्रोन बना देते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोफोर्स स्कैंडल एक आम डील करप्शन एलिगेशन था, जिसमें बोला गया कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स किकबैक्स ले रहे थे। कोर्ट में कन्विक्शन कम हुआ, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में परमानेंट इफेक्ट हुआ। कांग्रेस करप्शन का लेबल हर जगह लग गया। 1989 के बाद कांग्रेस ऑलरेडी शेकी फेस में थी और फिर 1991 में एक और शॉकिंग मूवमेंट आता है, राजीव गांधी का असैसिनेशन। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू होता है। इसी बैकग्राउंड में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, और यहीं से इंडिया इकोनॉमी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। कांग्रेस के अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंपोर्ट ड्यूटीज कम किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलता है और इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनने लगता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, रिफॉर्म्स कांग्रेस के टाइम पर इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन पार्टी को प्रॉपर पॉलिटिकल क्रेडिट नहीं मिलता। पब्लिक और मीडिया का फोकस इकोनॉमी पर ज्यादा होता है, कांग्रेस पर नहीं। ऊपर से इंटरनल फैक्शनलिज्म और वीक कम्युनिकेशन की वजह से पार्टी इस सक्सेस को अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाती और नतीजा ये होता है कि 1996 के इलेक्शंस में कांग्रेस फिर से हार जाती है। मतलब इकोनॉमिक लेवल पर कंट्री आगे बढ़ रही थी, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर कांग्रेस का ग्रिप और वीक होता जा रहा था। 1996 के बाद सीन और ज्यादा चेंज हो जाता है। कांग्रेस पावर से बाहर रहती है और इसी पीरियड में बीजेपी का राइज क्लियरली दिखने लगता है। 1998 के बाद अटल बिहारी बीजेपी के अंडर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है जो 2004 तक चलती है। कांग्रेस ऑपोजिशन में होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पार्टी के पास कोई क्लियर नैरेटिव ही नहीं था। एक तरफ सवाल था, क्या कांग्रेस अभी भी सोशलिस्ट रहेगी या फिर टाइम के साथ सेंट्रिस्ट बनेगी। ऊपर से लीडरशिप और डायनेस्टी को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता गया और धीरे धीरे कांग्रेस की जो नेशनल डोमिनेंस थी और वीक होती चली गई। जब 2004 आता है तो कांग्रेस एक अनएक्सपेक्टेड कमबैक करती है।
पार्टी यूपीए सरकार बनाती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और सोनिया गांधी एक स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर का रूप में सामने आती हैं। इस फेज में कांग्रेस के अंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स आती हैं, जैसे कि आरटीआई एक्ट आता है, मनरेगा शुरू होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है और यूएस न्यूक्लियर डील के साथ इंडिया ग्लोबल स्टेज पर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखता है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरफ मनमोहन सिंह पीएम है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी का इन्फ्लुएंस। ये डुअल पावर स्ट्रक्चर पब्लिक को कंफ्यूज करता है। ऊपर से करप्शन स्कैंडल्स कांग्रेस की इमेज को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। 2G स्कैम्स। इन 2G स्कैम्स में 2008 के दौरान टेलीकॉम लाइसेंसेस अलेजिडली बहुत लो प्राइसेस पर एलोकेट किए जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान होने का एलिगेशन लगता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉन्ट्रैक्ट्स और फंड को लेकर इरेगुलरिटीज सामने आती हैं और 2012 के कोल स्कैम में कोल ब्लॉक एलोकेशंस पर ट्रांसपेरेंसी और लॉसेस को लेकर सीरियस क्वेश्चन उठते हैं। चाहे कोर्ट में कन्विक्शन लिमिटेड रहे, लेकिन पब्लिक परसेप्शन पर इसका हैवी इम्पैक्ट पड़ता है और इसका फाइनल रिजल्ट 2014 के इलेक्शन में दिखता है और कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट जाती है। ये पार्टी के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोलैप्स था। 2014 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस के लिए सब कुछ और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इसी साल भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत जाते हैं और कांग्रेस एक हिस्टोरिक डिफीट फेस करती है। इसके बाद पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप के अंडर इनकंसिस्टेंट दिखने लगती है। कभी मैसेजिंग क्लियर नहीं होती, कभी डिसीजन काफ़ी लेट आते हैं और लीडरशिप स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने में फेल होती है। इसी दौरान रीजनल पार्टीज धीरे धीरे स्पेस फिल करने लगती हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी, दिल्ली में आप, तेलंगाना में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके। ये सब अपने रीजन्स में कांग्रेस को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर देते हैं। 2019 के इलेक्शंस में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट तक ही पहुंच पाती है, जो क्लियरली दिखता है कि 2014 को सेटबैक कोई टेम्परेरी फेस नहीं था और 2024 से 2026 तक आते आते पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काफ़ी वीक और लीडरशिप के मामले में ऑलमोस्ट डायरेक्शनलेस दिखती है। आज कांग्रेस टेक्निकली एक नेशनल पार्टी है, लेकिन ग्राउंड पर पावर और रेलिवेंस के लिए स्ट्रगल करती नजर आती है। कांग्रेस का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। पावर सेंट्रलाइजेशन से, इमरजेंसी के इम्पैक्ट से, करप्शन की परसेप्शन से, लीडरशिप की कंफ्यूजन से और सबसे बड़ी बात, टाइम के साथ खुद को अडेप्ट ना कर पाने की वजह से। कांग्रेस ने इंडिया को बिल्ड किया, देश का फ्यूचर शेप किया, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ लेगेसी काफी नहीं होती। रेलिवेंस तब बनती है जब पार्टी हर जनरेशन के साथ इवॉल्व करे। आज कांग्रेस का बिगेस्ट चैलेंज है आइडेंटिटी क्राइसिस। ना वो पुरानी वाली कांग्रेस रही और ना ही एक क्लियर नई कांग्रेस बन पाई। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट अचीवमेंट्स पर नहीं चलती, बल्कि फ्यूचर रेलिवेंस और पब्लिक ट्रस्ट पर डिपेंड करती है और कांग्रेस की जर्नी हमें यही सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके विचार क्या हैं, कांग्रेस का फ्यूचर क्या हो सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।